हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। यह कमलेश्वर की रचना है। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1911 यानी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जॉर्ज पंचम जॉर्ज फिफ्थ का राज्याभिषेक हुआ था। इंग्लैंड का राजा उन्हें बनाया गया था और इसी खुशी में यहाँ भारत में अंग्रेज़ों ने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति इंडिया गेट के सामने बनाई थी। और ये लगभग ये वही समय था जब दिल्ली को भारत की राजधानी भी बनाया गया था। उसके बाद देश आज़ाद हो गया। अच्छा, इस तरह के अंग्रेज़ों की बहुत सारी मूर्तियाँ हमारे देश में जगह जगह पर बनाई गई थी। फिर उसके बाद देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद लगभग 1961 के आसपास रानी एलिजाबेथ अपने पति फिलिप के साथ भारत के दौरे पर आई, यानी कि घूमने के लिए आई। शाही दौरे पर इंग्लैंड की महारानी निकली थी और कई देशों का भ्रमण करते हुए वो भारत आ रही थी। जॉर्ज पंचम उनके दादाजी थे। जब देश आज़ाद हो चुका था तो देश के कुछ नौजवानों ने, देशभक्तों ने इस बात का विरोध करते हुए कि अब आज़ाद देश में हमें अंग्रेजी शासकों की मूर्तियां नहीं चाहिए, इस बात के विरोध में कई नौजवानों ने अंग्रेज शासकों की मूर्तियों की नाक तोड़ दी थी। अब उसी समय की एक घटना है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वास्तव में जॉर्ज पंचम की नाक को, उसकी मूर्ति की नाक को तोड़ दिया गया था। उसके बाद आज अभी ये मूर्तियाँ जो हैं वो एक म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। इंग्लैंड की रानी का नाम है एलिजाबेथ सेकंड और मई मतलब 7। अपने पति के साथ वो हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का दौरा करने वाला था, तूफानी दौरा करने वाला था। रानी एलिजाबेथ के शाही दौरे के लिए तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की खबरें प्रतिदिन हमारे यहाँ पर आ रही थी। जो रानी थी उनके शाही दौरे के लिए उनका दर्जी बड़ा परेशान था और वो इस बात के लिए परेशान था कि मेरी जो महारानी है वो शाही दौरे में कब किस समय कौन सी पोशाक पहनेंगी। और उनका जो सेक्रेटरी था, शायद वो उनका जासूस भी रहा होगा, वो उनसे पहले ही इस महाद्वीप का अर्थात इंडिया का तूफ़ानी दौरा, एक फटाफट जिसको बोलते हैं जल्दबाजी का जो दौरा होता है, जिसमें वो ये देखता कि विदेशी यात्रा पे जो रानी निकली हैं, ऐसी शाही यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। आखिर कोई मजाक नहीं था। जमाना क्योंकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। फौज फाटे के साथ यानी लाव लश्कर के साथ, ये एक नया ज़माना था। पहले के ज़माने में राजा सेना के साथ में तो सारे गाजे बाजे के साथ में अपनी यात्राओं पर जाते थे, पर अभी नया ज़माना था तो फौज फाटे यानी लाव लश्कर के साथ निकलने के दिन तो ख़त्म हो चुके थे। इसलिए रानी के साथ क्या आने वाली थी? फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो खबर छपती थी उन्हीं खबरों को आधार बनाकर भारतीय अखबारों में, हिंदुस्तान के अखबारों में खबरें बनाई जाती थी। और वो खबरें कुछ इस तरह की होती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और उस पर करीब 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, जो उनके पति थे प्रिंस फिलिप, उनके भी कारनामे अखबारों में छपे। और तो और उनके नौकर, बावर्ची, खानसामे और अंगरक्षकों की भी पूरी पूरी जीवनियाँ देखने में आई थी। यानी उनके जो रसोइये थे, जो उनके खाना बनाने वाले थे, नौकर थे, जो उनके बॉडीगार्ड्स थे, उनकी भी जीवनियाँ अखबारों में छप रही थी। रानी की जन्मपत्री छप रही थी, उनके पति के भी कारनामे छप रहे थे। यहाँ तक कि शाही महल में, उनके महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी भारतीय अखबारों में छपी हुई दिखाई दे रही थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी कि रानी के आने की तैयारियां
इंग्लैंड में हो रही थी, लेकिन उनका असर कहाँ दिखाई दे रहा था? भारत में दिखाई दे रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, यानी बहुत हरकत में हिंदुस्तान आ रहा था। हिंदुस्तान की जो सरकार थी वो बड़ी हरकत में आ चुकी थी, बेचैन खलबली मच चुकी थी सरकार में कि किस प्रकार से रानी एलिजाबेथ का स्वागत किया जाएगा। राजधानी में भी तहलका मचा हुआ था। तहलका मतलब खलबली मची हुई थी। और राजधानी उस समय भारत की क्या थी? दिल्ली। आज भी दिल्ली है। और इस तरह की बेचैनी थी कि जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। भारतीय सरकार बेचैन थी कि जो रानी एक हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम हवाई अड्डा जो है, और वहाँ पर वो इतना महंगा 5,000 रुपये का एक रेशमी सूट पहनकर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शानो शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि जो नई दिल्ली थी उसने अपने आप को देखा, यानी कि नई दिल्ली खुद को देख रही थी, खुद को परख रही थी कि मैं रानी के आगे कैसी लगूंगी। और ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली कह रही हो कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको देखते हैं और कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, उसके जो स्वरूप थे उसको बदला जाने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से भी नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा भी नहीं, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया। कि करिश्मा, कमाल की बात थी कि जिस सरकार में कई बार कहने से काम होते हैं, उसी सरकार में किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, न किसी ने किसी को कुछ करते हुए देखा, पर न जाने कब सड़कें जवान हो गई, यानी कि सड़कों की मरम्मत कर दी गई, उन पर से बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, जो धूल मिट्टी सनी हुई थी, जो टूटे फूटे निशान थे सड़कों पर, वो सब हटा दिए गए। और इमारतों ने नाजनीनों की तरह, नाजनीन बोलते हैं नई दुल्हन जैसी, तो उसने दुल्हन जैसा श्रृंगार कर रखा था, यानी कि सभी इमारतों को भी सजाया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश थी, एक मुश्किल पेश थी, पेश का मतलब होता है सामने, एक मुश्किल बड़ी सामने आई हुई थी दिल्ली में, और वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था और सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। देखो, नाक आत्मसम्मान के लिए, सम्मान के लिए नाक का प्रयोग किया जाता है, मुहावरों में भी होता है, नाक कटना, नाक न रहना, नाक ऊंची होना, तो ये चीज़ें जो होती हैं मतलब नाक को सम्मान के रूप में प्रयोग लाया जाता है। अब यहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भारतीय देशभक्तों ने देश आज़ाद होने के बाद ये सोचते हुए कि अब आज़ाद देश में इन अंग्रेज शासकों की मूर्तियों का कोई औचित्य नहीं है, ये सोचते हुए मूर्तियों की नाक तोड़ दी थी। और साथ में उन्होंने इसलिए भी नाक को ही क्यों तोड़ा, पूरी मूर्ति को वो कहीं से भी तोड़ सकते थे। नाक इसलिए तोड़ी कि नाक तोड़कर उन्होंने बताया कि अब इस शासक का हमारे देश में कोई सम्मान नहीं है। अब क्या हुआ था कि रानी के आने पर इमारतें सजाई जाने लगी, दिल्ली में जगह जगह मरम्मत हो गई, सब कुछ सही हो गया, और जो नहीं हुआ था वो होता जा रहा था और उसके जल्दी ही हो जाने की भी उम्मीद थी। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आ चुकी थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी, यानी कि दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन सम्मान, इज्जत, अपना आत्मसम्मान जो है वो दिल्ली में नहीं था। वो एक रानी के लिए, रानी के आगमन के लिए बड़ी परेशान थी। आगे लेखक कहते हैं कि इस नाक की भी एक बड़ी लंबी दास्तान है, यानी ये नाक गई कहाँ, इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। इस नाक के लिए तो बड़े बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहस भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर होते हैं खामोश, और खामोश रहने वालों की ताकत
दोनों तरफ ही होती है। यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर पहले बहुत आंदोलन हुए थे, बहुत बहस हुई थी राजनीतिक पार्टियों में, और मुद्दा ये था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक रहने दें या ना रहने दें। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो खामोश होते हैं, और जो चुप रहते हैं उनकी ताकत तो दोनों तरफ होती है, क्योंकि वो कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। जब ये था कि उसकी नाक भी तोड़ी जा सकती है, किसी के द्वारा साजिश रची जा सकती है, तो भारतीय सरकार ने जॉर्ज पंचम की नाक के लिए उनकी मूर्ति के आसपास हथियार लिए हुए पहरेदार लगा दिए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी इस तरह की कई मूर्तियां हिंदुस्तान में खड़ी हुई थी। जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें तो शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घर में, म्यूज़ियम में पहुंचा दिया गया। जिन मूर्तियों को लोग नहीं बिगाड़ सके उन्हें तो म्यूज़ियम में पहुंचा दिया। और कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। अब यहाँ लाट क्या होता है? लाट होता है बहुत बड़ा एक स्तंभ जैसा, जिसके ऊपर मूर्ति बनाई जाती है। बहुत लंबा पिलर टाइप का होता है, उसे लाट कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है उसमें इस प्रकार की कई लाटें खड़ी हुई थी और कई लाटों के ऊपर मूर्तियाँ लगी हुई थी। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसकी नाक तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। और कहीं कहीं तो शाही नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता आया है, यानी कि युद्ध भी बहुत हुआ है। गुरिल्ला युद्ध कैसा युद्ध होता है? गुरिल्ला युद्ध एक विशेष प्रकार का युद्ध होता है जिसमें छापा मार के लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है, छुप करके युद्ध किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि शाही लाटों की नाकों के लिए, शाही लाट मैंने आपको बता दिया, बहुत ऊंचे स्तंभ पर स्थापित मूर्तियाँ, उनकी नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा है। और उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकदम गायब हो गई, अचानक से गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर थे, गश्त लग रही थी, यानी पहरेदारी हो रही थी, और फिर भी न जाने कैसे लाट की नाक चली गई। अब रानी एलिजाबेथ भारत में आए, दिल्ली आए, और नाक ना हो, जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, उनके दादा की मूर्ति पर नाक ना हो, ये तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, मतलब बहुत ज़्यादा चहल पहल शुरू हो गई, हलचल मच गई सरकार में कि क्या किया जाए। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह, देश की चिंता करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग बुलवाई गई कि अब क्या किया जाए। जो देश के हितैषी लोग होते हैं उनको मीटिंग में बुलाया गया और मसला पेश किया गया, मुद्दा रखा गया कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई, अब क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए, यानी खूब सोचा गया, और अंत में ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना तो बहुत ज़रूरी है। और ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फ़ौरन दिल्ली में आ जाए। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर पैसे से लाचार था, यानी कि पैसा मिले तो वो कुछ भी करने को तैयार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। हुक्म देने वाले जो अधिकारी अफसर, तो अजीब सी परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास यानी परेशान थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, उन्हीं लोगों में से एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब बनी थी, कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। ऐसा लग रहा था कि एक की नज़र दूसरे से कह रही है कि ये बताने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। खैर, मसला हल हुआ, समस्या हल हुई। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि भाई तुम पता करो जॉर्ज पंचम की नाक किस पत्थर से बनाई गई थी। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग की फाइलों में झांका गया, देखा गया, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए कहा, सर मेरी खता माफ़ हो, मेरी गलती माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, यानी कि सब खत्म हो चुका है, फाइलों में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये एक व्यंग किया गया है। हमारे यहाँ पर फाइलें कब गायब हो जाती हैं इसका पता ही नहीं चलता। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। हुक्म देने वाले जो अधिकारी थे,
एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम करना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, यानी जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। जब मूर्तिकार ने कहा कि मुझे पता चलना चाहिए कि इसमें पत्थर कहाँ का लगा हुआ है, और जब करवाया गया तो फाइलों में कुछ नहीं था, तो बड़े अफसर जो थे वो नाराज, वो उदास हो गए। फिर उन्होंने फिर से उस मूर्तिकार को बुलाया और वह मूर्तिकार बोला कि भाई अगर आपको नहीं पता कि भाई पत्थर कौन सा था तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते बड़े गर्व से कहा, जो मीटिंग हुई थी उसका जो सभापति था उसने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छुपी हुई है। ज़रूरत खोज करने वाले की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें अवश्य ही मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो बड़ा निराश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, मतलब शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज लिया, हर जगह पर जाके आ गया, पर इस किस्म का पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला। ये पत्थर तो विदेशी है। तो सभापति ने बड़े तैश में आकर, क्रोध में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, यानी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक पत्थर नहीं ढूंढ सके। हम विदेशों की सारी चीज़ें अपना चुके हैं। हमने अपना दिल दिमाग विदेशी संस्कृति के अनुसार कर लिया, तौर तरीके, रहन सहन, सब कुछ नया अपना लिया। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? आपको कैसे नहीं मिला? ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया और मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों पर दौरे पर निकल पड़ा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो जो सरकारी तंत्र है, जो दिल्ली सरकार या भारत सरकार जो उस समय थी, वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए जो बदहवास है, उससे पता चलता है कि हम आज स्वतंत्र होने पर भी अपने स्वाभिमान और गौरव को कलंकित कर रहे हैं। अगर हम अपना थोड़ा सा भी स्वाभिमान रखें तो हम ऐसे शासकों की मूर्ति को ज्यों का त्यों उसको दिखाते, एलिजाबेथ को दिखाते, ताकि उसे पता चलता कि उसके दादाजी ने हिंदुस्तानियों पर कितने अत्याचार किए हैं और साथ ही यहाँ की जनता उनका जरा सा भी सम्मान नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो नाक लगाने को लेकर चिंता और बदहवासी है, उससे ये पता चलता है कि आज भी हम बौद्धिक गुलाम हैं अंग्रेज़ों के। उसके बाद दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? उसकी परेशानी को आप किस तरह से सही ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी द्वारा भारत पाकिस्तान के दौरे के समय पहनी जाने वाली पोशाकें थी। वह रानी के मिजाज और समय के अनुसार पोशाकें तैयार करना चाहता था। दर्जी की बड़ी परेशानी थी, लेकिन यह परेशानी ठीक भी थी क्योंकि रानी उसको इस काम के लिए वेतन देती थी और रानी एक बहुत बड़े पद पर थी। तो यहाँ से उसका विदेशों में जाने पर कपड़ों का बहुत अच्छा होना जरूरी था ताकि उसकी शान दिखाई दे सके। अब उसके बाद है, देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? नई दिल्ली में जब पता चला कि रानी एलिजाबेथ आ रही है तो नई दिल्ली को सजाया जाने लगा। वहाँ पर पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई, उनको बिल्कुल नए जैसा बना दिया गया। जो सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल वगैरह थे उनको भी पेंट कर दिया गया। इमारतों को, जो मुख्य मार्ग पर इमारतें थी उनकी मरम्मत कर दी गई। फुटपाथ आदि सब सही कर दिए गए और इस प्रकार से दिल्ली का काया पलट हो गया। अब हम यही प्रश्न करेंगे आज केवल, और बाकी प्रश्न अगले वीडियो में समझाए जाएंगे। थैंक यू।